Good morning, students. Today we will discuss about the soils of India. जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सोइल के बारे में पढ़ा होगा। सोइल क्या होती है, ये 9th में, 10th में, 8th में, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो आज हम जानेंगे इंडिया के बारे में, सोइल्स क्या होती है और सोइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन से इसके फैक्टर होते हैं और हमारे यहाँ पर कितने टाइप की सोइल पाई जाती है और उसका इरोजन कैसे होता है और कंजर्वेशन कैसे करते हैं, उसकी कौन कौन से मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द व्हाट इज सोइल। हैव यू एवर थॉट अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच सपोर्ट द ट्रीज। तो आपने देखा भाई कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण कोई भी प्लांट है, ट्री है, ग्रासेज है, क्रॉप है, उसको उगाया जाता है। तो ग्रासेज, क्रॉप एंड न्यूमरस लाइफ फॉर्म्स ओवर द सरफेस। कैन वन ग्रो ए ब्लेड ऑफ द ग्रास विदाउट सोइल। कोई भी चीज़ जो है वो सोइल के बगैर नहीं होती। कोई भी जो प्लांट है, ट्री है, क्रॉप्स है, विदाउट सोइल वी कैन नॉट ग्रो। वाइल सम प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म विच आर aquatic in the nature can sustain in water. Do they not derive the nutrients from the soil through the water? अगर कोई चीज़ जैसे एक्वेटिक होती है, कोई जीव होते हैं वो पानी में होते हैं, तो उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो सोइल के बगैर नहीं ले सकते। यू विल रियलाइज दैट द सोइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ। तो सोइल क्या होगा, जो अपर टॉप लेयर है, एक्चुअली जो टॉप लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज नोन एज द सोइल। इट इज वेरिएबल रिसोर्स। द bulk of our food and much of our clothing is derived from the land based crops that grow in the soil. हम जितने भी अपना फूड है तो सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो है सोइल से लेते हैं। तो सोइल जो है वो इंडिस्पेंसेबल रिसोर्स जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। The soil on which we depend so much for our day-to-day needs has evolved over the thousands of years. The various agents of the weathering and gradation have acted upon the parent rock material to produce the thin layer of the soil. इसमें देखिए वेदरिंग के बारे में आपने पढ़ा पहले, ग्रेडेशन क्या होता है, इस प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके कारण सोइल का निर्माण होता है। तो सोइल क्या है, सोइल इज द मिक्सचर ऑफ द रॉक डेब्रिज। जो रॉक डेब्रिज होती है, जो मलबा होता है, रॉक टूट जाती है, टूटने के बाद फिर वो महीन हो जाती है और फिर वो जमा कर देती है। उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन द सरफेस। द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोइल, इसके कुछ मेजर फैक्टर, जैसे रिलीफ की बात हम करते हैं, यहाँ पर रिलीफ है, पेरेंट मटेरियल है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, टोपोग्राफी। यहाँ किस प्रकार के 5 इसके फैक्टर हैं। रिलीफ हो गया, पेरेंट मटेरियल हो गया, क्लाइमेट और वेजिटेशन, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट है। और टाइम भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये कुछ इसके फैक्टर है। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं भी कोई भी जो सोइल है वो किस प्रकार के, उसके अंदर जो गुण होते हैं वो पेरेंट मटेरियल से होते हैं। यानी जैसे हमारे अंदर जो हमारा जो रंग है, रूप है, आकार है, कलर है, गुण है, वो हमारे पेरेंट से मिलते हैं। तो पेरेंट मटेरियल जैसे उसका बेड रॉक क्या है, उसका निर्माण किससे हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेरेंट मटेरियल होते हैं। उसके बाद उस पेरेंट मटेरियल को तोड़ने में जैसे हम क्लाइमेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार का क्लाइमेट है, कितना टेम्परेचर वहाँ पर होता है, उसको तोड़ेगा, रेनफॉल होगी, फिर उसको बहा ले जाएगा, इस तरह से। उसके बाद रिलीफ है। रिलीफ भी जो है वो हम देखते हैं भी किस प्रकार से काम करता है। रिलीफ जितना मान लीजिए माउंटेन एरिया है, प्लेन एरियाज है, तो उसके अनुसार ही वहाँ पर उसकी जो लेयर है वो पाई जाती है। उसके बाद वेजिटेशन है। वेजिटेशन से इसमें जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है, जो वेजिटेशन जैसे तो देखिए पहले सोइल पड़ेगी फिर वेजिटेशन होती है, लेकिन कुछ वेजिटेशन जो है उसको आगे बनाने में कामयाब कर देती है इस प्रकार से। तो उसके बाद ये सारे के सारे फैक्टर मिलकर के कितने टाइम तक काम करते हैं, तो टाइम इज आल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो सारे मिलकर ये एक सोइल की जो लेयर है उसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। ऐसे नहीं होता कि सोइल का जो फॉर्मेशन है वो जल्दी हो जाता है, उसमें बहुत टाइम लेता है। बिसाइड दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज आल्सो इन्फ्लुएंस टू लार्ज एक्सटेंट। हमारी जो एक्टिविटी है, हम कई बार तोड़ फोड़ करते हैं इस प्रकार से, तो वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। कंपोनेंट्स ऑफ द सोइल आर मिनरल पार्टिकल्स। कोई भी सोइल उसके अंदर कुछ मिनरल पार्टिकल होते हैं। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीज होता है, पोटास होता है, ह्यूमस, वाटर एंड द एयर। 3 चीज़ें उसके अंदर होती है। नमी होती है उसके अंदर, ह्यूमस हो गया, वाटर हो गया एंड एयर। एयर होती है, जैसे हम सोइल को प्लोइंग करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा एयर हो जाती है, उसके अंदर पोर बढ़ जाते हैं। तो पोर्स के ज़रिए जो है वो उसमें नाइट्रोजन लेती है। जैसे
हमारा जो एटमोसफियर है, जो एयर है, उसके 78% नाइट्रोजन है। इसलिए हम जो मिट्टी है उसको एम्प्लॉइंग करते हैं, उसकी हम जुताई करते हैं ताकि उसके अंदर हवा का आदान प्रदान होता रहे। और जब भी मान लीजिए हम कोई मकान बनाते हैं, उसके अंदर फर्श होता है, तो उस एयर को निकाला जाता है। जैसे रोड बनाते हैं तो रोज लाते हैं तो पानी का छिड़काव होता है, उस एयर को निकाल देते हैं। अगर वो एयर आ जाती है तो उसमें फिर दलदल हो जाती है। इस प्रकार से तो एयर है, इसका वाटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी सोल होता है उसके अंदर जो 50% जो है वो उसमें सोल मेटेरियल होता है, और उसके बाद उसमें 25% एयर होती है और 20% वाटर होता है, और 5% उसके अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो भी ज़रूरी है उसमें। जैसे मान लीजिए कोई भी सोयल उसके अंदर गोबर की खाद डालते हैं इस प्रकार से, तो उसको वो एरेशन करती है उसको, तो उससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ द ईच ऑफ दिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सोइल। भी कितना किसके अंदर अमाउंट पा जाते हैं, टाइप ऑफ किस प्रकार की वो सोइल है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सम सोइल्स आर डेफिशिएंट इन वन और मोर ऑफ दिस। कहीं देखते हैं भी कहीं नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी है, विच आर द सम अदर दैट हैव द वेरिड कॉम्बिनेशन। देखेंगे यहाँ पर इसके कुछ कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं कि सोइल में जो है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। हैव यू एवर डग ए पिट इन द फील्ड ऑफ योर स्कूल। कई बार आपने कोई गड्ढा खोदा होगा बच्चों, आप अपने घर में पौधा लगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी अभी जैसे जुलाई अगस्त का महीना, अगस्त में, जुलाई और अगस्त में हम काफ़ी प्लांटेशन करते हैं, और सरकार के द्वारा एक वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है सभी बच्चों को जो हम प्लांट देते हैं। Was the pit of uniform layer of the soil or did notice different colors from the top of the bottom? जैसे ऊपर से देखते हैं कि ऊपर का जो बॉटम है उसके अंदर अलग टाइप की होती है मिट्टी, नीचे जाते हैं अलग टाइप से मिलता है। इस प्रकार से इसके अंदर एक लेयर मिलती है, कई प्रकार की लेयर होती है, 3 प्रकार की लेयर से पाई जाती है, ए और बी से, उसको बोलते हैं होरिजन बोलते हैं। If we dig a pit on the land and look at the soil, we find that it consists of 3 layer। इसके अंदर 3 लेयर मिलती है, आर कॉल्ड द होरिजन, इसको बोलते हैं। जैसे होरिजन ए इज द टॉप मोस्ट जोन होता है, वेयर द ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव गॉट द इंकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल वाटर होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ, जिसके कारण हमारे जो प्लांट है वो ग्रोथ होते हैं। तो जो टॉप लेयर है उसमें ए ओरिजिन होता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिनरल मैटर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद ओरिजिन बी इज द ट्रांजिशन जोन होता है, बी जो इसके अंदर ट्रांजिशन जोन होता है, जो ए और सी को आपस में जोड़ता है, बिटवीन द ओरिजिन ए एंड ओरिजिन सी, एंड कंटेन्स द मैटर ड्राइव फ्रॉम द बिलो एज वेल एज द फ्रॉम अबव। दोनों का वो मिश्रण कर देता है, नीचे से भी लेता है ऊपर से भी लेता है, आपस में एक इनको जोड़ने का काम करता है। इट हैज सम ऑर्गेनिक मैटर इन इट, ऑल्दो द मिनरल मैटर इज नोटिसेबली वेदर्स। जो मिनरल मैटर होते हैं वो उसको तोड़ देता है। ओरिजिन सी इज द कंपोज्ड ऑफ दोज पेरेंट मेटेरियल। ओरिजिन सी उसका वो मेन जो है वो पेरेंट मेटेरियल है, उसकी जो मेन रॉक थी उसके आता है, उसके बाद टूटता रहता है, ऊपर आता रहता है। This layer is the first stage in the soil formation processes and eventually form the 2 layers. The arrangement of the layers is known as the soil profile. अब देखते हैं कि उसकी जो अरेंजमेंट है वो ओरिजिन ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, कितनी मोटाई है उसकी, ये सारा का सारा उसको बोलते हैं सोइल प्रोफाइल। जैसे आपने पढ़ा हुआ सोइल प्रोफाइल में किस प्रकार से पर लेयर उसके नीचे है, जैसे रॉक होता है वो टूटती है, उसके बाद फिर वो फिर टूटती है, बेड रॉक के बाद फिर टूटती है और फिर टूटती है। इस प्रकार से उसकी प्रोफाइल बन जाती है। बिल्कुल जो टॉप लेयर मेन होती है उसके नीचे फिर जो थोड़ा सा मोटी होती है, फिर मोटी होती है, और फिर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर बेड रॉक होता है। इस प्रकार से इसका आपने एक प्रोफाइल देखी होंगे, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ इसके बारे में। अंडरनीथ दीज 3 ओरिजिन इज द रॉक विच इज आल्सो नोन एज द पेरेंट रॉक और द बेड रॉक। तीनों के नीचे जो है वो देखते हैं तो एक बेड रॉक मैंने आपको बता, जैसे बेड रॉक होता है या पेरेंट रॉक होती है, जो मेन जो उसकी रॉक होती है। जैसे वो जो सोइल है वो किस प्रकार से बनी है, किस से रॉक से वो बनी है, उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक या बेड रॉक। एंड वेरिड एंटिटीज हैज ऑलवेज ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द साइंटिस्ट। और इसमें जो इसकी एंटिटीज पाई जाती है हमेशा उसके ऊपर ध्यान तभी ये साइंटिस्ट का अटेंशन करते हैं भी ये किस मिट्टी यानी किस रॉक से बनी है, और वही उसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज पाई जाती है। कोई भी सोइल उसके अंदर किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं डिपेंड्स ऑन द पेरेंट मटेरियल। जैसे हमारे अंदर जो गुण है, हमारा जो रंग रूप आकार है, गुण है, तो इट डिपेंड्स ऑन आवर पेरेंट्स। In order to understand its importance, it is essential to attempt a scientific study of the soil. Classification of soil is an effort to achieve the objective. तो इसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी
चाहिए, साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन किया गया है भी सोयल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। इंडिया इज वेरी रिलीफ फीचर्स है, और यहाँ पर देखते हैं कहीं पर माउंटेन है बच्चों, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर प्लेटो है, कोस्टल एरिया, इस प्रकार के बहुत से रिलीफ फीचर पाए जाते हैं। एक समान नहीं है, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, रिलीफ एंड वेजिटेशन टाइप, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट। वहाँ पर लैंड फॉर्म किस प्रकार की, माउंटेन है, प्लेन है, प्लेटो है, क्लाइमेट किस प्रकार का, क्लाइमेट रिलीफ यानी किस मंथ में कितनी रेनफॉल होती है, और इसके अलावा वेजिटेशन टाइप। These have contributed in the development of the various types of the soil in India। इस प्रकार से यहाँ पर है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करते हैं तो इन एंशियंट टाइम द सोइल्स यूज्ड टू द क्लासिफाइड इन टू मेन ग्रुप्स। उसमें जो है वो दो ही चीज़ थी, उर्वरा और उसरा। यानी उर्वरा होती है जिसके अंदर फर्टिलिटी होती है, और उसरा जो होती है जो फिट नहीं होती, जो है फर्टाइल स्ट्राइल, इस प्रकार से दो इसके अंदर, यानी एक उपजाऊ होगी एक अनुपजाऊ होगी, इस तरह से। इन द 6th centuries AD soils were classified on the basis of their inherent characteristics and external feature such as the texture। उसके बाद एक कुछ इसमें सुधार हुआ, स्टडी हुई इसकी, और उसमें भी उसका किस प्रकार का टेक्सचर है, कलर किस प्रकार का, स्लोप ऑफ लैंड और मॉइस्चर कंटेंट इन द सोइल, इसके आधार पर कुछ उसको क्लासिफिकेशन किया गया। बेस्ड ऑन द टेक्सचर मेन सोइल टाइप्स वर आइडेंटिफाइड एज द सैंडी। टेक्सचर की बात करते हैं, टेक्सचर उसके अंदर क्या क्या मिलता है, टेक्सचर के अंदर सैंड होती है, रेत होता है, कले होता है और सिल्टी होता है। इस प्रकार से तीन, सैंड, सिल्ट और कले, तीन चीज़ें इसके अंदर जो है वो पाई जाती है। और सिल्टी एंड लोम, लोम होता है मिक्स हो जाता है किसी चीज़ में, दोमट उसको बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कलर दे वर रेड, येलो, ब्लैक एक्सेट्रा। इस प्रकार से कह सकते हैं कोई लाल मिट्टी है, कोई पीली मिट्टी है, कोई ब्लैक सोइल है। उसके बाद सिंस इंडिपेंडेंस साइंटिफिक सर्वे ऑफ द सोइल्स हैव बीन कंडक्टेड बाय द वेरियस एजेंसीज। आज़ादी मिल गई भारत देश को, उसके बाद जो है वो उसकी तरफ ध्यान दिया गया, और देखिए अभी सोइल का हम स्टडी करें किस प्रकार की जो है सोइल पाई जाती है। तो उसके लिए सरकार ने एक एजेंसी बनाई, सोइल सर्वे ऑफ इंडिया, इस प्रकार से स्थापित किया गया 1956 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भाई, सोइल सर्वे ऑफ इंडिया जो उसको कब स्थापित किया गया, 1956 में। मेड द कंप्रिहेंसिव स्टडीज ऑफ सोइल इन सिलेक्टेड एरियाज लाइक द दामोदर वैलीज। उनका भी कुछ सिलेक्टेड एरिया के लिए, जैसे दामोदर वैली, नेशनल ब्यूरो ऑफ द सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ आसपास करनाल में इस प्रकार की एक संस्था है, ICR है। तो उसमें वहाँ पर एक सोइल की बहुत बड़ी, हम कई बार वहाँ पर गए बच्चों को लेकर के। तो आप भी अगर कभी मौका मिले तो काछवा रोड है, करनाल से जो है वो काछवा जाता है, उसके पास ही जो पड़ता है वो नहर आती है, जो नहर से आगे चल करके थोड़ा सा 2 किलोमीटर, तो वहाँ पर एक इस प्रकार का सोइल की जो है वो एक काफ़ी अच्छी रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर एक संस्थान है। और उसमें डिफरेंट टाइप की सोइल कैसे बनती है, सोइल को टेस्ट भी किया जाता है, और समय समय पर वहाँ पर लोग जाते हैं, अपने खेत की जो मिट्टी है उसको टेस्ट करते हैं, इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, और उसको फिर पूरा किया जाता है। और उसके अनुसार भी इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स हो सकती हैं, और फिर उसके बारे में वो एडवाइस करते, सजेस्ट करते हैं। तो मैं भी एक बार गया था अपने खेत के लिए, वहाँ पर मिट्टी टेस्ट कराई थी, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। उसमें टाइम लगता है, और उसके बाद में कुछ बच्चों को लेकर के भी वहाँ गए। तो अच्छी संस्था है, कभी आपको मौका मिले तो बच्चे जा सकते हैं। इसके अलावा करनाल में और भी संस्था ICR की एक है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो ये हमारे पास में है। इस तरह से डिड ए लॉट ऑफ स्टडीज ऑन द इंडियन सोइल्स इन देयर एफर्ट्स टू स्टडी द सोइल एंड मेक इट comparable at the international level. ICR has classified the Indian soils on the basis of their nature and character। उसका नेचर क्या है, उसमें गुण क्या है, पर इसमें जो एज पर द ये जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने कहा है, उसकी जो सोइल टेक्सोनॉमी है, उनके टेक्सचर के आधार पर उसके आधार पर जो है ये एक क्लासिफिकेशन किया गया। ICR has classified the soils of India into the following order as per the USD यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा किया गया। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले इंसेप्टिसॉल्स दिया गया है, इसके अंदर जो 1000 ऑफ इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, 39.74% है। उसके बाद एंटीसोल्स दिया गया इसका 28.02 है। उसके बाद एल्फिसोल्स है, इसका एरिया 13.55 है। उसके बाद वर्टिसोल्स है, इसका 8.52 है। और उसके बाद एल्डिसोल्स है, उसका 4.28 है। उसके बाद अल्टीसोल्स है और ये 2.51 दिया गया। उसके बाद मोलिसोल्स है, उसके बाद ये आपका 0.4%। इसके अलावा अदर सोइल्स है। तो इस प्रकार का ये डाटा जो हमारा ये दिएगा, सोर्स इसका लिएगा सोइल ऑफ इंडिया, नेशनल ब्यूरो ऑफ द सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, पब्लिकेशन नवंबर 94 में। ये थोड़ा 94 पुराना डाटा है,
लेटेस्ट अगर आपको कोई मिलता है तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो कितना है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन किया गया। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ द जीनेसिस कलर, उसका जो किस प्रकार का कलर है, कंपोजिशन क्या, लोकेशन ऑफ द सोइल इन इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड। तो ये मेन टाइप के अपन पढ़ेंगे सोइल। एल्वियल सोइल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सोइल है, रेड सोइल, लेटराइट सोइल, एरिड सोइल, स्लाइम सोइल, पीटी सोइल, फॉरेस्ट। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या जो है वो करेक्टरिस्टिक होते हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसमें कौन कौन सी जो है वो क्रॉप्स भी होती है। ये मेन चीज़ इसके अंदर। देखिए सबसे पहले जैसे बात करते हैं एल्वियल, तो ये कहाँ कहाँ किन किन स्टेट्स में पाई जाती है और इसमें क्या क्या जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है। तो एल्वियल सोइल आर द वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द रिवर वैलीज। हमारा तो नॉर्दर्न प्लेन है और रिवर वैलीज है, वहाँ पर पाई जाती है। दिस सोइल ओवर द 40%, अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। तो बहुत ज़्यादा देखिए इसके अंदर 40% जो एरिया हमारा वो कवर है। इसमें हम बात करते हैं, अगर स्टेट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आ जाता है, आसाम आ जाता है, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान का कुछ एरिया है। तो ये कुछ देख सकते हैं आप, मैप में आपको दिखाना चाहूँगा आगे चलते। दे आर डिपोजिशनल सोइल्स। ये सारे की सारी जो देखिए एल्वियल के बोलते हैं, एल्वियल मतलब वाटर, जो सारे के सारे रिवर के द्वारा जो यहाँ पर रिवर निकलती है, गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है और उसके अलावा इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है, वो सारा का सारा जो माउंटेन एरिया से जो मेटेरियल लेके आती है यहाँ पर जमा कर देती है। तो इसको हम ग्रेट प्लेन बोलते हैं, ये सारा का सारा एरिया। दे आर डिपोजिशनल सोइल्स, सो दे आर नोन एज द डिपोजिशनल सोइल्स, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय द रिवर एंड स्ट्रीम्स। रिवर जो है स्ट्रीम, तो नैरो कॉरिडोर इन द राजस्थान में भी इसका थोड़ा सा कॉरिडोर। They extend into the plains of Gujarat, गुजरात का भी कुछ एरिया। इन पेनिसुलर रीजन्स दे आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ द कोस्ट। जो पेनिसुलर एरिया हमारा, जैसे महानदी है, कृष्णा है, कावेरी, उनका जो डेल्टा ही एरिया है, जहाँ पर रिवर जब बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले अपना मिट्टी जमा कर देती है तो डेल्टा बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर इस प्रकार की सोल, क्योंकि वहाँ सारी मिट्टी जमा कर देती है इस प्रकार से। तो इसमें की फिगर भी दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे, इसका ये फोटो दिया गया, फोटो है, इसमें दिखा एल्वियल सोइल इस प्रकार से होती है, काफ़ी अच्छी होती है। इसको लोमी सोइल भी बोलते हैं और इसमें कई सारी क्रॉप्स भी होती है। द एल्वियल सोइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले, इस प्रकार से। कई बार सैंडी लोमी, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, कई टाइप की होती है। जैसे जो साथ साथ का एरिया होता है, जो रिवर के साथ का जो दूर का एरिया, तो उसमें दोनों में डिफरेंस पा जाता है। दे आर जनरली रिच इन द पोटास, इसके अंदर देखिए पोटास ज़्यादा होता है, बट पुअर इन द फास्फोरस। पोटास इसमें ज़्यादा होता है लेकिन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। In the upper and the middle Ganga plain, two different types of the alluvial soils have developed। दो टाइप की जो सोइल होती है, पहले इसको बोलते हैं खादर और दूसरी बोलते हैं भांगर। क्योंकि खादर का जो मायने होता है वो होता है न्यू, जहाँ पर फल आती रहती है और वहाँ पर एक नई लेयर जम जाती है, जिसके कारण इसको बोलते हैं खादर, और ये काफ़ी फर्टाइल होती है। तो खादर इज द न्यू एल्यूमियम एंड इज डिपोजिटेड बाय द फ्लड एनुअली विच अनरिचेज द सोइल बाय डिपोजिटिंग द फाइन सिल्ट। तो यहाँ पर हर साल जो है वो फाइन मिट्टी जो है वो मिलती रहती है। इसके लिए बांगर जो होता है, बांगर जो रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ द ओल्डर, जो पुरानी, पहले वहाँ पर रिवर चलती थी लेकिन आज नहीं है। जैसे हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जो यमुना के आसपास का एरिया उसको खादर बोलते हैं। वैसे भी हमारे नाम पड़े उस एरिया के हिसाब से, ये खादर है, ये बांगर है, इस प्रकार से। तो हमारे जो नाम है उनके अंदर भी जोग्राफी होती है, वहाँ की जो मिट्टी है उसके अनुसार भी नाम पड़ जाते हैं। भी ये खादर एरिया है, ये बांगर एरिया है, इस प्रकार से। बागर बोल देते हैं राजस्थान में, जहाँ पर ज़्यादा जो साउथ हरियाणा हमारा, तो वहाँ पर रेत मिलता है, उसको बागड़ बोल देते हैं। हमारे यहाँ जैसे हम इधर जाते हैं हिसार साइड में, तो एरिया जितना कैथल है, जींद है, इसको बोलते हैं बांगर का एरिया बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। और जो हमारा यमुनानगर का एरिया है, जो जिटोड़ के साथ साथ जो बेल्ट है, इसको हम खादर बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फल आते रहते हैं, यमुना के साथ साथ का एरिया। तो ओल्डर एल्यूमियम डिपोजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। बोथ द खादर एंड बांगर सोयल कंटेन्स द कैलक्रिस कैलक्रिसेंस, इसमें कंकर पाए जाते हैं, इस प्रकार से इसमें पाया जाता है, देख सकते हो आप, कंकर्स पाए जाते हैं। दिस सोइल्स आर मोर लोमी एंड क्लेली इन द लोअर। हम इससे जाते हैं तो लोमी होती है और उसके अंदर क्ले ज़्यादा पड़ता है। द लोअर एंड द मिडिल गंगा प्लेन्स एंड इन द ब्रह्मपुत्र वैली, इस प्रकार से यहाँ देखिए इस एरियाज में लोमी पाई जाती है, क्लेली। द सैंड कंटेंट डिक्रीजेज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। देखिए इसमें सैंड जो है जैसे वेस्ट में ज़्यादा मिलता है, जैसे राजस्थान में जाते हैं, तो ईस्ट की तरफ जो है वो सैंड का जो कंटेंट है, जो मात्रा है उसकी वो कम होती जाती है, इसका जो सैंड। द कलर ऑफ द एल्यूवियल सोइल्स वेरीज फ्रॉम द लाइट ग्रे और टू एश ग्रे होता है। इसका जो कलर है वो लाइट ग्रे और एश ग्रे होता है। इट सेज द डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द डिपोजिशन, भी कितनी उसके अंदर गहराई तक जो है वो डिपोजिशन होती है।
टेक्सचर ऑफ द मटेरियल एंड द टाइम, देखिए इसमें डिपोजिशन कितना है, उसका टेक्सचर पे कितना मटेरियल एंड टाइम, और कितने टाइम से वहाँ पर लगातार जमा हो रहा है। एविल सोयल आर इंटेंशनली कल्टिवेटेड, उसको जो है वो इंटेंशनली जो है वो कल्टिवेट करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें वीट उगाया जाता है बच्चों, वीट है, शुगर केन है और राइस उगाया जाता है। इस प्रकार की जो क्रॉप्स हैं काफ़ी अच्छी होती है इसमें। इसके अलावा बागवानी भी होती है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आता है ब्लैक सोयल। तो देखिए ब्लैक सोयल ब्लैक क्यों है, क्योंकि ये बेसाल्ट से बनी है, इग्निस रॉक से बनी है, तो वो ब्लैक होती है। यानी जहाँ से लावा से, आपने पढ़ा होगा पहले वोल्केनो जहाँ पर था, वोल्केनो के बाद फिर उसमें लावा बाहर आ जाता है, लावा जम जाता है, उससे रॉक्स बन जाती है। और जो हमारा डेक्कन प्लेटो है वो सारा का सारा जो है वो इसकी फॉर्मेशन जो है लावा से हुई है, और इसलिए यहाँ पर ब्लैक सोयल पाई जाती है। तो ब्लैक सोयल कवर द मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो विच इंक्लूड द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र का एरिया, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ये एरिया, और यहीं पर कॉटन होती है। इन अपर रीचेज ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा, उसका अपर एरिया गोदावरी कृष्णा का अपर चाहिए वहाँ पर। इन द नॉर्थ, ये मैं आपको मैप दिखाना चाहूँगा बीच में, जितने बच्चों आपने अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। देखिए सारा का एविल सोयल है, ये सारी एविल सोयल है, ये सारा का सारा ये पार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसका एरिया एविल सोयल का देख सकते हैं आप। ये कुछ इसका राजस्थान का एरिया है, और ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरह से है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हम बात करते हैं ब्लैक सोयल की। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो, द ब्लैक सोयल इज वेरी डीप, ये काफ़ी गहराई तक होती है। दिस सोइल्स आर ऑल्सो नोन एज द रेगड सोयल भी कहते हैं, इसका एक अलग नाम है रेगड सोयल, और यू कैन से द ब्लैक कॉटन सोयल, क्योंकि इसमें कॉटन की क्रॉप्स जो है वो अच्छी होती है। सो इट इज नोन एज द रेगड सोयल और ब्लैक कॉटन सोयल। द ब्लैक सोइल्स आर जनरली क्लियरली डीप, इसमें कले ज़्यादा होता है, डीप एंड इम्प्रिवेबल, यानी इसमें अंदर पानी जो है वो नीचे नहीं जाता, पर्कुलेशन नहीं होता, इम्प्रिवेबल होती है ये। अगर इसमें एक बार पानी को भर देते हैं तो इसमें रिटेन करने की काफ़ी पावर होती है, इम्प्रिवेबल होता है। द स्वेल एंड बिकेम स्टिकी वेन वेट एंड सिंक, जब ये गिली हो जाती है तो ये स्टिक की चिपचिपी हो जाती है, और जब ये ड्राई होती है तो श्रिंक हो जाती है, और उसके अंदर बहुत सी क्रेक्स पड़ जाती है। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दिस सोयल द वाइड क्रैक्स, इसके अंदर बहुत चौड़ी चौड़ी जो है वो दरारें पड़ जाती हैं, और दीज अक्कर जो काइंड ऑफ सेल्फ प्लोइंग, उस प्रकार से इसको बोलते हैं सेल्फ प्लोइंग, यानी अपने आप ये जो प्लोइंग हो जाती है, इसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं। और उसका जो मेन कारण होता है कि उसके अंदर जो एयर होती है उसका एरेशन ज़्यादा होता है, यानी एयर नीचे जाएगी तो अपने आप ही प्लोइंग कर देती है इस प्रकार से। बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर ऑफ द सोयल एब्जॉर्प्शन, सोलो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, द लॉस ऑफ मॉइस्चर, उसके कारण जो है वो इसका कम होता है मॉइस्चर। ब्लैक सोयल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये काफ़ी समय तक जो है वो मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है। विच हेल्प द क्रॉप स्पेशली इन द रेन फील्ड वर्ल्ड, जहाँ पर फसलें जो है वो रेन के ऊपर डिपेंड करती है, तो वहाँ पर ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वो मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है। तो सस्टेन इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, तो ये इसमें देख सकते हैं आप, इसका एक फोटो दिया है ब्लैक सोयल, इसमें देखिए मैं आपको बता रहा जो क्रैक्स हैं वो पड़ जाती है, क्रैक्स पड़ जाती हैं देखिए लंबी, और बहुत गहरी तक होती है। जैसे आपने कभी देखा हो, जब कोई हमारे यहाँ तालाब होते हैं, जोड़ होते हैं गाँव के अंदर, वो जब गर्मी का सीजन आता है तो उसमें इस प्रकार की क्रैक पड़ जाती है, वहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार प्रैक्टिकली, अगर आप गांव से रिलेटेड हो। आजकल तो वैसे कम रहेगी तालाब वगैरह, लेकिन फिर भी मई जून के महीने में अगर उसका पानी सूख जाता है तो सूखने के बाद वहाँ पर भी इसी प्रकार से, और लोग उसमें से मिट्टी निकालते हैं, उसकी जो पूरे के पूरे जो पार्ट होते हैं इसकी वो निकालते हैं, और उससे पहले घर बनाते थे। तो इस प्रकार की, क्योंकि मिट्टी जो है वो उसमें कले ज़्यादा होता है, भुरभुरी नहीं होती है, और जब भी कोई बरसात होती है तो वो आसानी से मेल्ट नहीं होती, तो इसलिए पहले जो कच्चे मकान जो बनाया करते थे वो इससे बनाए हुए, मैंने जब हम बच्चे थे जब देखे काफ़ी लोग जो इस प्रकार के मकान बनाते थे, तो उससे बाउंड्री बनाते थे। हालांकि कुछ साल के बाद वो खराब हो जाए, लेकिन फिर भी जो अच्छी ब्लैक सोयल होती थी, जो अच्छी इस प्रकार से, तो वो काफ़ी टाइम तक उसको हम ऊपर से फिर वो लिपाई कर देते थे, और इस तरह से वो काफ़ी टाइम तक। केमिकली द ब्लैक सोयल आर रिच इन द लाइफ, इसमें केमिकली की बात करते हैं, लेकिन सोयल के अंदर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, केमिस्ट्री सोयल केमिस्ट्री होता है, तो उसमें क्या क्या केमिस्ट्री इसके अंदर रिच इन द लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। दे आल्सो कंटेन द पोटास बट दे लैक इन द फास्फोरस, फास्फोरस की कमी होती है इसके अंदर, फास्फोरस कम होता है, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर। द कलर ऑफ द सोयल इज फ्रॉम द डीप ब्लैक टू ग्रे, इसका ये
कलर होता है। तो ये था सोयल, ब्लैक सोयल के बारे में। नेक्स्ट मतलब का रेड एंड येलो सोयल, यानी लाल और पीली मिट्टी की बात करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा आयरन कंटेंट होते हैं, जिससे रॉक्स में जो है आयरन कंटेंट होते हैं, क्रिस्टल ज़्यादा होते हैं, जब ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रेटेड होता है, तो उसका जो कलर है वो रेड और येलो हो जाता है। रेड सोइल डेवलप इन द क्रिस्टलाइन इग्निस रॉक्स, देखिए जहाँ पर क्रिस्टलाइन इग्निस रॉक्स इन एरिया ऑफ द लो रेनफॉल, और रेनफॉल वहाँ कम होती है इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द, ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर। अगर हम ध्यान से देखें तो मैं आपको थोड़ा मैप दिखाना चाहूँगा इसमें। तो देखिए जो रेड सोइल है इसका, ये ब्लैक सोइल का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक सोइल है, ये सारा का सारा ब्लैक सोइल का एरिया है, और ये जो सारा आप देख रहे हैं ये रेड सोइल है। यानी ब्लैक सोइल को जो है घेर रखा है इन्होंने इस प्रकार से, ये सारा का सारा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से भी घेर रखा है, ये एरिया, ये सारा का सारा जो है रेड सोइल है, देख सकते हैं आप लोग इसमें। तो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो कम होती है कंपेरेटिवली। Along the pediment zone, red soil develop in the crystalline igneous rocks in area of the low rainfall in the eastern and the southern part of Deccan Plateau. Southern eastern के मैंने आपको दिखा रहा अभी मैप में, जो Deccan Plateau उसका ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है। Along the pediment zone of the Western Ghat, long stretch of the area is occupied by the red loamy soils. वेस्टर्न घाट का जो एरिया उसमें भी रेड लोमी पाई जाती है। येलो एंड द रेड सोइल आल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का एरिया, छत्तीसगढ़ का एरिया, एंड सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, ये इसका कुछ एरिया। द सोइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन, देखिए इसमें जो आयरन का डिफ्यूजन होता है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, उसके कारण फिर वो जैसे हवा और पानी काम करते हैं तो जंग लग जाता है, तो उसके अंदर जो आयरन है, आयरन डिफ्यूजन हो जाता है, इसके कारण उसका कलर जो है वो रेड दिखता है। इट लुक्स येलो वेन इट ऑकर इन द हाइड्रेट, जब वो ज़्यादा पानी में उसमें हाइड्रेट होता है, हाइड्रेशन जब होता है, हाइड्रेट फॉर्म होता है इसके साथ, तो उसका कलर जो येलो हो जाता है। द फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सोइल्स आर नॉर्मली फर्टाइल, जो फाइन होती है ग्रेन्ड रेड होती है तो वो फर्टाइल होती है। वेयर इज द कोर्स ग्रेन, इसमें वो ग्रेन उसके मोटे होते हैं, कोर्स होता है, तो वो ड्राई इन अपलैंड एरियाज आर पूर इन द फर्टिलिटी, उसके अंदर जो फर्टिलिटी है वो उपजाऊ शक्ति से कम होती है। दे आर जनरली पोर इन द नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन की जो कमी पाई जाती है, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, तो ये देख सकते हैं आप ये। उसके बाद हम बात करते हैं लेटराइट सोइल की। लेटराइट, देखिए लेटराइट एक शब्द होता है जो लैटिन भाषा से लिया, इसका मतलब होता है लेटर, लैटिन वर्ड से लिया, इसका मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक होता है ईंट की तरह जैसे होती है। तो लेटराइट हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स लेटर विच मीन्स द ब्रिक। द लेटराइट सोइल डेवलप इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, देखिए जिन एरियाज में ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ज़्यादा रेनफॉल होती है, मेन इसके अंदर जो मेन फैक्टर बता रहा हूँ ये इसका हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ये इसका एरिया जो हाई रेनफॉल का एरिया। दीज आर रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग, लीचिंग क्या होता है, उसके साथ हाई टेम्परेचर होगा, हाई रेनफॉल, तो उसके साथ जो मेटेरियल है वो सारा का सारा बह जाता है, यानी उसके अंदर जो मेन कंटेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो बह जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। These are result of the intense leaching due to the tropical rain. With the rain, lime and silica are leached away. तो उसके अंदर लाइम होता है, जो सिलिका होता बह जाता है, एंड सोयल रिच इन द आयरन ऑक्साइड, उसके अंदर आयरन रह जाता है, एल्यूमिनियम रह जाता है, कंपाउंड ज़्यादा ये चीज़ रह जाती है, और बाकी जो है वो बह जाता है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ सोइल इज रिमूव फास्ट बैक्टीरिया, उसके अंदर जो ह्यूमस होता है वो भी बह जाता है फास्ट बाय द बैक्टीरिया दैट थ्राइव्स वेल इन द हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर होता है तो बैक्टीरिया उसके अंदर मर जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो बैक्टीरिया जो है वो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दिस सोइल्स आर पुट इन द ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, और फास्फोट एंड कैल्शियम, वाइल आयरन ऑक्साइड एंड पोटास आर इन एक्सेस, इन दो चीज़ पाई जाती हैं, आयरन ऑक्साइड एंड द पोटास, ये देखिए। Hence the laterite soil, laterites are not stable for cultivation. However, application of the manures and fertilizers are required for the making the soil fertile for the cultivation. तो इसके अंदर हम कुछ खाद का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं, तब जाकर के इसमें जो है सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। रेड लेटराइट सोइल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश, केरला, ये 4 स्टेट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, द मोर स्टेबल फॉर द ट्री क्रॉप्स, जहाँ पर कैसेनट की खेती की जाती है। लेटराइट सोइल आर वाइडली कट एज द ब्रिक्स, ये कट जो होते हैं ब्रिक्स के रूप में रहते हैं, फॉर द यूज इन द हाउस कंस्ट्रक्शन, आपको बता था पहले उस प्रकार से। तो ये देखिए यहाँ पर लेटराइट सोइल जो है वो वाइडली कट एज द ब्रिक फॉर द यूज इन द हाउस कंस्ट्रक्शन।
These soils have mainly developed in the higher area of the peninsular plateau. हायर प्लेटो तो वहाँ पर इसका यूज होता है, वहाँ पर बनती है. The laterite soil are commonly found in the कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश. ये इसके कुछ स्टेट्स हैं, आपको दिखाते रहिए. कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिल एरिया ऑफ द उड़ीसा एंड आसाम. तो ये था जो आपका लेटराइट सोइल के बारे में, इसकी क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज़ है और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके अंदर मेन जो कंटेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पाई जाती हैं और किस चीज़ की कमी है और किस प्रकार से हम इसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें कंजर्वेशन किया जा सकता है इसको. नेक्स्ट में बात करते हैं एरिड सोइल. एरिड जो बात करते हैं शुष्क सोइल होती है. एरिड सोइल रेंज फ्रॉम द रेड टू ब्राउन. इसका जो कलर होता है रेड से लेकर के ब्राउन कलर. दे आर जनरली सैंडी. इसके अंदर जो है देखो सैंड की मात्रा ज़्यादा होती है, स्ट्रक्चर एंड स्लाइड इन नेचर, और नमक भी ज़्यादा होता है, सैलिनिटी जो ज़्यादा होती है इसके अंदर. इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट द कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सैलिन वाटर. तो कई एरियाज में बहुत ज़्यादा, जैसे राजस्थान की बात करते हैं सांभर लेके, तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा है. इस प्रकार का जो एरिया है नमक मिलता है उसके अंदर. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड एक्सीलरेटेड द इवेपोरेशन. देखिए यहाँ की जो ड्राई क्लाइमेट के कारण टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस. तो इसमें यहाँ पर मॉइस्चर नहीं मिलेगा आपको, ह्यूमस नहीं मिलेगा. नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट है एंड द फास्फोरेट कंटेंट इज नॉर्मल होता है. लोअर हॉरिजन इज द सोइल इज ऑक्युपाइड बाय द कंकर. नीचे जाते हैं तो उसके अंदर कंकर मिलती है ज़्यादा लेयर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग द कैल्शियम कंटेंट. उसके कारण जो है वो कैल्शियम कंटेंट इसका बढ़ जाता है. द कंकर लेयर फॉर्मेशन इज द बॉटम ऑफ द हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन. और इसको इन्फिल्ट्रेशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है द वाटर. एंड सच एज द व्हेन इरिगेशन इज मेड अवेलेबल द सोइल मॉइस्चर इज रीडली अवेलेबल फॉर द सस्टेनेबल प्लांट्स ग्रोथ. एरिड सोइल आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप इन द वेस्टर्न राजस्थान. इसका जो मेरे देखते हैं वेस्टर्न राजस्थान का एरिया है, हरियाणा पंजाब का भी कुछ एरिया पाए जाते हैं इसको, विच एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टोपोग्राफी. तो यहाँ पर ज़्यादा जो एरिया है जो वेस्टर्न राजस्थान का है, क्योंकि राजस्थान में आजकल नहरें निकल गई तो वो काफ़ी एरिया काफ़ी ठीक हो गया. दिस सोइल्स आर पुअर एंड कंटेन्ड द लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. तो ये था आपका बच्चा एरिड सोइल के बारे में, कहाँ मिलती है और इसमें किस चीज़ की जो है वो कमी पाई जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइन सोइल. दे आर नोन एज द उसरा सोइल. इसको बोलते हैं भी अनुपजाऊ हम बोलते हैं, उसरा हम बोलता है भी जो भूमि खराब हो जाती है. स्लाइन सोइल्स कंटेन ए लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम. इसके अंदर ज़्यादा सोडियम होता है, सोडियम पोटासियम आ जाता है एंड मैग्नीशियम, और उसके कारण ये फिट नहीं होती, इनफर्टाइल हो जाती है. सोडियम देख सकते हैं आप इसमें, सोडियम और पोटासियम एंड मैग्नीशियम, एंड दस दे आर इनफर्टाइल एंड डू नॉट सपोर्ट द एनी वेजिटेटिव ग्रोथ. दे हैव मोर साल्ट largely because of dry climate and the poor drainage. They occur in the arid and the semi-arid regions and in the waterlogged and swampy areas. The structure ranges from the sandy to loamy. इनका स्ट्रक्चर देखिए होता है सैंडी टू लोमी होता है ये. They lack in the nitrogen and calcium. इसमें जो नाइट्रोजन और कैल्शियम की जो है वो कमी भी पाई जाती है. इसका जो मेन एरिया स्लाइन सोइल्स आर मोर वाइड स्प्रेड इन द वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एंड द सुंदरबन एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल. ये इसके एरिया गुजरात का एरिया कह सकते हैं आप, ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल का एरिया, रन ऑफ कच्छ गुजरात का एरिया. साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग द साल पार्ट. जब साउथ वेस्ट मानसून आती है बच्चों केरला से ऊपर की कोस्ट से, तो वहाँ पर वो जो सॉल्ट लेके आती है एंड डिपॉजिट देयर एज ए क्रस्ट, और वहाँ पर एक क्रस्ट के रूप में जमा कर देती है. इस प्रकार से सी वाटर जो है वो डिस्ट्रेशन हो जाता है, सी वाटर कई उस एरिया में घुस जाता है. एंड द डेल्टाज प्रमोट द अकरेंस ऑफ द स्लाइन. जो डेल्टा एरिया है तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए वेव चलती है या इस प्रकार से जब कोई साइक्लोन भी आता है, वहाँ पर साइक्लोन के कारण या साउथ वेस्ट मानसून के कारण, तो उस एरियाज में से सॉल्ट जो है वो ज़्यादा आ जाता है. इन द एरिया ऑफ द इंटेंसिव कल्टिवेशन विद द एक्सेस यूज ऑफ द इरिगेशन. कई बार कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा भाई गहन खेती करते हैं. गहन खेती का मतलब इंटेंसिव कल्टिवेशन का मतलब क्या होता है, हम साल में जो है वो 3 फसलें उगाते हैं, 2 या 3 फसलें उगाते हैं. जैसे हरियाणा है, पंजाब है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, और उसमें हम ओवर इरीगेशन करते हैं. तो वहाँ पर भी इस प्रकार से जो इरीगेशन का वाटर होता है, चाहे वो ट्यूबवेल का है या कैनाल इरीगेशन खासकर से, तो उसके साथ कुछ सॉल्ट आ जाते हैं, और वहाँ पर भी इस प्रकार से ये देखे गए. इन एरिया ऑफ द इंटेंसिव कल्टिवेशन विद द एक्सेस यूज ऑफ इरीगेशन, स्पेशली इन द एरिया ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का आपने पढ़ा होगा 10th में इसके बारे में. तो ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा आई. तो उसका जो मेन कारण था भी इरीगेशन की फैसिलिटी.
एक्सेसिव इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेट कंडीशन, यहाँ पर देखिए रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती है, इरिगेशन ज़्यादा होती है, तो ये इसका कारण। एक्सेसिव इरिगेशन विद द ड्राई क्लाइमेट कंडीशन प्रमोट द कैपिलरी एक्शन। कैपिलेशन मतलब गर्मी का टाइम आता है तो जो सॉल्ट होता है ऊपर आ जाता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा कैपिलेशन। जब गर्मी आती है हमारे यहाँ तो उसका जो नीचे जो स्लाइन होता है वो एक एक्शन के द्वारा हल्का होकर के उसमें से इवोपोरेशन होता है, इवोपोरेशन के जरिए वो ऊपर आ जाता है, और कभी आपने देखा तो उसके ऊपर जो है वो पाउडर सा जम जाता है बहुत से एरियाज में। जैसे हमारे यहाँ पहले कुछ एरियाज में इस प्रकार की समस्या थी जहाँ पर ओवर इरीगेशन था, करनाल का कुछ एरिया था, और उसको करने के लिए जो है इस प्रकार से फिर एक सिस्टम चलाया भी सरकार ने, उसका रिक्लेम करेंगे सोयल जो इस प्रकार से जो उस भूमि होगी इसके कारण उसको रिक्लेम किया, सुधार भूमि सुधार कार्यक्रम। तो उसमें हम खासकर से जिप्सम डालते हैं जहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसमें जिप्सम का प्रयोग होता है। एक्शन रिजल्ट इन ऑन द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सोइल इन सच एरियाज स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा फार्मर आर एडवाइज टू ऐड द जिप्सम टू सोल्व द प्रॉब्लम। In such areas, especially in Punjab and Haryana, farmers are advised to add the gypsum to solve the problem of salinity. तो सरकार ने लोगों के लिए जिप्सम कई बार फ्री भी दिया है, और वहाँ पर और यही कारण है कि करनाल का जो काछवा, मैंने आपको बता दो काछवा गाँव है, तो उस एरियाज में यानी उसके आसपास ये संस्था खोली गई थी सोइल की, तो सोइल सैलिनिटी की एक संस्था है सेंट्रल सोइल सैलिनिटी इस प्रकार से इस नाम से, और उस एरिया में ज़्यादा था इसलिए वहाँ का एरिया उन्होंने ठीक कर दिया, उसको सैंपल लिए उन्होंने टेस्ट किया और उसके बाद इस तरह से ला दिया उसको। नेक्स्ट में आता है आपका पीटी सोइल्स। दे आर फाउंड इन द एरिया द हैवी रेनफॉल एंड द हाई ह्यूमिडिटी, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और हाई ह्यूमिडिटी होती है। देयर इज ए गुड ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, जहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, जैसे लार्ज क्वान्टिटी ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पर देखिए जो ऑर्गेनिक मैटर है पत्ते गिरेंगे, उसके जो ब्रांचेज है वो गिरेंगी, वो डिकम्पोज हो जाती है, अकोमोडेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है इन दिस एरियाज, एंड दिस गिव रिच ह्यूमस, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होगा और ऑर्गेनिक कंटेंट टू द सोइल। तो ऑर्गेनिक कंटेंट इन दिस सोइल में गो इवन अप टू द 40 to 50% पहुँच जाता है। इसके लिए देख सकते हैं आप, आर नॉर्मली हैवी एंड द ब्लैक इन कलर, सोइल आर नॉर्मली हैवी होती है, ब्लैक होती है। एट मैनी प्लेसेज they are alkaline also. Alkalinity is a it occurs widely in the northern part of Bihar. बिहार का कुछ इस प्रकार का एरिया है, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पर देखिए बिहार में बहुत रेनफॉल होती है, उत्तराखंड में भी होती है रेनफॉल, एंड कोस्टल एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल, और जो वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरिया है उड़ीसा तमिलनाडु, इन एरियाज में हैवी रेनफॉल होती है, और जिसके कारण ये इस प्रकार की मिट्टी जो है वो हो जाती है। इसका कलर जो है वो हैवी होता है और ब्लैक, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इसके कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट सोइल। जितना हमारा फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पर इस प्रकार की सोइल पाई जाती है। एज द नेम सजेस्ट फॉरेस्ट सोइल आर फॉर्म इन द फॉरेस्ट एरियाज वेयर द सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल, जिन एरियाज में सफिशिएंट रेनफॉल पाई जाती है। सोइल वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फाउंड। दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन द वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन साइड। देखिए जहाँ पर लोमी होती है, सिल्टी होती है वैली साइड्स में, और उसके अलावा अपर साइड में जो है वो कोर्स ग्रेन मोटी पाई जाती है, वहाँ नहीं मिलती। द स्नो बाउंड एरिया ऑफ द हिमालय, जिससे हम बात करते हैं भी जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होती रहती है, हिमालय का एरिया है। दे एक्सपीरियंस द डेमडेशन, और वहाँ पर डेमडेशन होता है, यानी पहले वेदरिंग होता है उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं डेमडेशन प्रोसेस। एंड द एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट, इसमें एसिडिक होता है, लो ह्यूमस कंटेंट होता है। द सोइल्स फाउंड इन द लोअर वैली आर फर्टाइल, जो लोअर वैलीज है नीचे की बात करते हैं तो वहाँ पर ये फर्टाइल होती है, और वहाँ पर कई प्रकार के अच्छी क्रॉप्स भी होती है माउंटेन एरियाज। इट इज एविडेंट फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन दैट सोइल्स, देयर टेक्सचर, क्वालिटी एंड नेचर्स आर वाइटल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द ग्रोथ एंड प्लांट एंड वेजिटेशन इंक्लूडिंग द क्रॉप्स। सोइल आर लिविंग सिस्टम like any other organisms. They too develop and the decay get degraded, respond to the proper treatment of administers in time. These have ceased the reproduction system. अगर हम इसको देखिए सही नहीं करेंगे तो उसके जो भयंकर परिणाम होंगे, जो परिणाम है उसका जो रिजल्ट है, जो इफेक्ट की हम बात करते हैं आगे चल कर, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अभी उसको आगे चल करके अगर हम इसी प्रकार से करते रहे, उसको हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, प्रॉपर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, टाइमली उसकी देखभाल नहीं की,
तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। और उससे जो है सोयल, अगर मान लीजिए किसी भी कंट्री की सोयल जो है वो, जैसे हम बात करते हैं आजकल भी हम ज़्यादा स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो हमारी जो सोयल है वो दूषित हो गई है। सोयल के अंदर जो है वही सारा का सारा आएगा। और वो क्रॉप्स हम उगाते हैं, उन क्रॉप्स के ज़रिए, बायोमैग्निफिकेशन के ज़रिए हमारी बॉडी हमारा, हम जैसे राइस खाते हैं, वीट खाते हैं, जितने भी हम क्रॉप्स खाते हैं, यूज़ करते हैं, सभी पशु करते हैं, पशुओं को खिलाया जाता है, फोटो क्रॉप होती है, तो उसमें भी हम ज़्यादा देखते हैं कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में आ गई हैं। और उसके साथ साथ सोयल जो है वो डिग्रेडेशन होगा, सोयल बहुत जल्दी से डीके हो जाता है, होता है। और फिर वो आगे चल करके लॉन्ग रन में अगर बात करते हैं तो वो फिट नहीं रहती, वहाँ पर कोई ज़्यादा क्रॉप्स नहीं होती, तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों आता है आपका सोयल डिग्रेडेशन, आता है आपका सोयल इरोजन है, और ये मैं पार्ट 2 में कराऊंगा आपको, पार्ट 2 में पढ़ेंगे इसका, ये लंबा हो जाएगा करवाने, तो लंबा हो जाएगा लेक्चर आपका, तो मैं चाहता हूँ कि इसके 2 पार्ट कर लें, इसको हम फिर और ज़्यादा विस्तार से आपको बताएंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है ये अभी खत्म करते हैं। बच्चा आपका सिलेबस जो है मैं आपको बताना चाहूँगा सिलेबस के बारे में। ये इस बुक का आपका लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक और चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपका जो सिलेबस है वो इस बुक का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके कई चैप्टर आपके रहते हैं। तो सिलेबस हम आपको ज़्यादा फास्ट नहीं कराएंगे, आप घर पर रह कर के तैयारी कीजिए और उनको अच्छी तरह से 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है बच्चों, तो मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास होगा, अवेलेबल है, तो किसी टाइम भी आप मेरे को जो कॉल कर सकते हैं, मैं हर टाइम जो है आपकी मदद कर रहता हूँ। तो अपने एग्ज़ाम जो फर्स्ट टर्म के आएंगे उसका सिलेबस मेरे ख्याल से क्लियर होगा, आपको सिलेबस सबको मिल गया होगा। अगर कोई सिलेबस में डाउट है, मान लीजिए कोई सिलेबस में डाउट है, तो मैं दोबारा भेज देता हूँ, या आप नेट पे देख सकते हैं, CBSE की साइट पे हमने वैसे भेज रखे हैं सिलेबस सभी को, तो कोई डाउट नहीं होना। फिर भी कोई डाउट अगर किसी बच्चे को सिलेबस रिलेटेड है या और कोई टॉपिक से रिलेटेड है तो मेरे से कंसर्न कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। बच्चे आपका